हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम से। तो कल ही फीफा ने यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है वो अनाउंस की है एंड इंडियन नेशनल टीम यहाँ पे 2 प्लेसेस नीचे गिर के 126 रैंकिंग पे आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग मेरे को पता है कि ये मानना है कि भाई रैंकिंग के ऊपर हमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हमारी टीम बिल्डिंग के ऊपर अब फोकस करना चाहिए, नया कोच है, ये सारी चीज़ें सही है। बट एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है AFC एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि हम मार्च में खेलने वाले हैं एंड उसमें ये रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 9 दिसंबर तब तक आपकी जो रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे पोर्ट में जगह मिलेगी। एट दी मोमेंट इंडिया यहाँ पे जो AFC एशियन कप के पोर्ट्स है उसमें पोर्ट 1 में है, बट उसमें भी वो 6th प्लेस पे है, यानी कि लास्ट प्लेस पे है। एंड हमारे से नीचे जो मलेशिया है उसकी रैंकिंग है 132 एंड दोनों के बीच में जो पॉइंट का डिफरेंस है वो 10-15 पॉइंट ही है, जो कि एक इंटरनेशनल विंडो अगर 2 मैचेस अगर मलेशिया मान जी की जीत जाती है, इंडिया 2 मैचेस हार जाती है, तो वो यहाँ पे वो डिफरेंस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा एंड वो हमसे टेक ओवर कर जाएंगे। देन इंडिया को पोर्ट 2 में रहना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे इंडिया के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि AFC एशियन कप के जो क्वालिफायर्स है उसमें जो भी टीम अपना ग्रुप टॉप करेगी वही क्वालिफाई कर पाएगी एशियन कप के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड प्लेस पे भी आके आप फिनिश कर सकते हो। तो अगर इंडिया मान जी की पोर्ट 2 में गई तो भाई आपको पोर्ट 1 से सारी जो टफ टीमें हैं, सीरिया है, थाईलैंड है, आपकी वियतनाम है, लेबनान है, इस तरह की टीमें फिर मिलेगी एंड देन चैलेंज आपके लिए और ज़्यादा टफ होने वाला है। सो उस पॉइंट को भी ध्यान में रख के आई थिंक इंडिया को जो है अपकमिंग 2 ही विंडो बची है आपके पास, अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं कि जहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी या फिर मलेशिया को यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि कोटअप नहीं होने देना है। सो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट मी नो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप क्या सोचते हो कि क्या नेशनल टीम ये कर पाएगी अंडर दी मनोलो मार्केस इन अपकमिंग मैचेस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि आज से साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का आगाज़ होने वाला है भूटान में एंड इंडिया का आज पहला ही मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश अंडर 17, जो कि शाम 5:30 बजे खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। एंड इसको आप देख सकते हो, स्पोर्ट वर्क्स करके यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। लास्ट ईयर भी जब साफ अंडर 16 चैंपियनशिप हुई थी तब भी पहला मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था एंड उस टाइम पे भी हमारे कोच अंडर 16 के इशफाक अहमद थे, अंडर 17 के कोच भी वही है। उस टाइम पे जो स्कोर थी उसमें से 16 प्लेयर अंडर 17 की स्कोर में ऑलरेडी है, तो आपका यू कैन से कि 70% स्कोर सेम ही है। एंड देखते हैं किस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस आती है। इशफाक अहमद ने तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाया है, प्रिपरेशन भी अच्छी मिली है, अच्छा खासा एक लंबा आपको कैंप मिला है, बीच में अपने इंडोनेशिया के सामने 2 फ्रेंडली मैचेस भी खेले, तो ये सारी प्रिपरेशन हुई है। बट परफॉर्मेंस कैसी आती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा एंड उन्होंने तो बोला है कि लेट होप सो कि हम अच्छी फुटबॉल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, बट ज़्यादा उम्मीद है नहीं टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह की हमने पास्ट में अभी फुटबॉल देखी है इंडिया अंडर 17 से, तो ज़्यादा उम्मीद वैसे नहीं दिखती। बट बांग्लादेश इज़ अ टफ चैलेंज, तो लेट्स सी क्या हम उसको बीट कर पाते कि नहीं कर पाते। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बात करते हैं ISL में कल खेले गए भाई एक इंटरेस्टिंग मुकाबले के बारे में, जहां पे भाई जिंदाल डार्बी में BFC ने हैदराबाद FC को भाई 3-0 से हरा दिया। यस, इट्स अ फर्स्ट जिंदाल डार्बी एंड सुनील छेत्री भाई कैप्टन लीडर लेजेंड ने भाई एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है एंड कल उन्होंने ब्रेस मार के यहाँ पे ISL के वो जॉइंट टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं विथ बार्थ ओग्बेचे एंड soon he becomes the you can say कि टॉप स्कोरर्स ऑफ द ISL, क्योंकि अब तो बार्थ ओग्बेचे तो ISL पे खेल नहीं रहे हैं एंड सुनील छेत्री के वहाँ से ये पूरा सीजन पड़ा है उस रिकॉर्ड को यहाँ पे ब्रेक करके आगे और ज़्यादा गोल स्कोर करने का। बट जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने कल डाला दैट वाज ए ब्रिलियंट टू सी एंड जेरार जरगोजा ने भी वही बोला कि इस सीज़न हम सुनील छेत्री को ज़्यादा उसी तरह से यूज़ करना चाहते हैं कि सेकंड हाफ में ऑफ द बेंच आके वो यहाँ पे जो लास्ट के 30-40 मिनट है उसमें वो इस तरह का इम्पैक्ट डाले एंड कल भी हमने वही देखने को मिला। पेनल्टी से उन्होंने ब्रिलियंट गोल को कन्वर्ट किया, उसके बाद लास्ट में जो हेडर के थ्रू भी उन्होंने गोल मारा, दैट वाज अ ब्रिलियंट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फॉर बेंगलुरु FC। स्टार्टिंग में आप देखिए कि राहुल बेकर का दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल, विनीत वेंकटेश अगेन यू कैन से कि शोइंग हिज स्किल्स एंड जिस तरह से उन्होंने कॉर्नर डिलीवर किया वहाँ पे। हैदराबाद FC नो डाउट आप बोल सकते हो कि भाई प्री सीजन नहीं किया है, काफ़ी सारे प्लेयर
आई थिंक 6 प्लेयर डेब्यू कर रहे थे उनके लिए, तो वो कोऑर्डिनेशन आपको नहीं दिखेगा। एंड दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ वो उतरे थे, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस इस सीज़न भी हैदराबाद एफसी के लिए रहने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट सीजन देखे थे। बट स्टिल उन्होंने आई थिंक 70-80 मिनट तक अच्छी फाइट दी, जहाँ पे सिर्फ स्कोर लाइन 1-0 थी। एंड उनके जो 3-4 प्लेयर जो कि लास्ट सीजन भी बढ़िया किए थे, एक तो चुंगा हमार, अब्दुल रबी एंड एलेक्स साजी, उन तीनों ने आज अगेन शोकेस किया टैलेंट। एंड आई थिंक बाकी जो आईएसएल क्लब है वो डेफिनेटली इन 3 प्लेयरों को यहाँ पे हैदराबाद से यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में साइन करना चाहिए। बट आई थिंक हैदराबाद एफसी को अगर अपनी स्क्वाड को रिबिल्ड करना है तो इन 3 प्लेयर के अराउंड वो रिबिल्ड कर सकती है। एंड बाकी जो नए साइनिंग हुए हैं, आप गोलकीपर में अर्शदीप हो या फिर आपके लेनी रोड्रिगेज जैसा आपके पास एक्सपीरियंस मिडफील्डर है, आयुष अधिकारी है, इन सबको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। एंड अगर विंटर ट्रांसफर विंडो में अच्छे क्वालिटी फॉरेनर वो साइन करते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पे टीम रिबिल्ड हो सकती है। बेंगलुरु एफसी के लिए आई वुड से कि नो डाउट 3-0 की उन्होंने विक्ट्री हासिल जरूर की है, बट टफ टीमों के सामने, स्ट्रॉन्गर टीमों के सामने मेरे को नहीं लगता कि जरार जरगोजा की जो टैक्टिक्स कल के मैच में भी देखने को मिली वो उतनी कन्विंसिंग लगती है ऑनेस्टली। डिफेंसिव वाइज फिर भी चलो सॉलिडारिटी हमें दिखी, 2 मैच में 2 क्लीन शीट रखी है, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड 2 आउट ऑफ 2 आपने विन भी हासिल की है। बट अटैकिंग वाइज वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैक करती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई आउट एंड आउट नंबर 10 उनके पास एट द मोमेंट नहीं है, कल के मैच में भी नहीं था। नोगवेरा इज नंबर 8, तो आई थिंक देखते उसका सॉल्यूशन वो किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो मैचेस है उसमें हमें ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग टीमों के सामने पता चलेगा कि क्या बेंगलुरु एफसी यहाँ पे ये जो अपना विनिंग फॉर्म है वो कंटिन्यू रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। एंड हैदराबाद एफसी के लिए लेट्स सी किस तरह से इस सीजन में वो यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देते हैं कि नहीं देते। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बात करते हैं आज के आईएसएल के मैच के बारे में, जहां पे पंजाब एफसी टेक ऑन कर रही है ओडिशा एफसी को अपने ही घर पे जेएलएन दिल्ली में। सो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, दोनों को बॉल रखना ज़्यादा पसंद है। एंड सर्जियो लोबेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नो डाउट चेन्नई एफसी के सामने जो हार मिली वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, बट वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। डेलगाडो उनके लिए नहीं है क्योंकि वो लास्ट मैच में इंजर्ड हुए थे, तो आई थिंक मुर्तदा फॉल एंड नरेंद्र गहलोत की आपको सेंटर बैक पेयर देखने को मिलेगी। बैकलाइन को आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड जिस तरह की फिजिकल एंड जिस तरह की इंटेंसिटी के साथ पंजाब एफसी खेलती है, डेफिनेटली ओडिशा एफसी की जो बैकलाइन है उसको और ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। मिडफील्ड में आई थिंक अच्छे ऑप्शन है उनके पास, पुतिया, ह्यूगो बुमो एंड चाहू, तो वहाँ पे वो सॉर्टेड आउट है। फ्रंट लाइन में भी सॉर्टेड आउट दिखते हैं। अगर बैकलाइन उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो स्टेबल या फिर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं देन आई थिंक ओडिशा एफसी फिर से रिजल्ट निकाल सकती है। दूसरी साइड पंजाब एफसी के लिए जो सबसे बड़ा ब्लो है वो है उनके कैप्टन लुका मैचन, जो कि ऑन फील्ड परफॉर्मेंस तो देते ही थे, उसके साथ वो लीडरशिप क्वालिटी भी थे। तो उनके जो कोच है अपेंग तो उन्होंने भी वही सेम चीज़ बोली, बट उन्होंने बोला कि हम साथ में मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। एंड वो भी डिफेंसिव एरियाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि फर्स्ट मैच में भी हमने केरला ब्लास्टर को उतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करने दिए थे। सो उनकी ओर से भाई फिलिप मेजक विल बी द इम्पोर्टेंट प्लेयर, विदाल है, बकेंगा है, मिडफील्ड में आपके पास विनीत राय जैसे प्लेयर है। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी ओर से आती है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज फाइट बिटवीन बोथ द टीम्स एंड मेरा प्रेडिक्शन रहेगा यहाँ पे 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मोहम्मदन एससी के बारे में। तो फाइनली भाई यहाँ पे उन्होंने मोहम्मद कादिरी का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। इससे पहले नुनो रेस की डील ऑलमोस्ट उन्होंने फाइनलाइज कर ली थी, बट उसको बीच में हाईजैक कर लिया मोहन बगान सुपर जायंट ने। तो भाई उससे भी बेटर आई थिंक मेरे को लगता है कि वो प्लेयर लेके आए हैं। एंड सीधा ही भाई जो लास्ट सीजन फ्रांस की लीग 1 यानी कि टॉप लीग में खेल रहे थे फ्लोरेंट ओजियर, उसको उन्होंने साइन कर लिया है। 35 ईयर ओल्ड सेंटर बैक, जो कि मैंने जैसे बताया कि लास्ट सीजन लीग 1 में खेल रहे थे। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर की जो कि डायरेक्टली वर्ल्ड की जो टॉप 5 लीग है उसमें से आ रहा है। नो डाउट पिछले 4 महीने से वो मैच खेला नहीं है, कोई कॉम्पिटेटिव मैच, क्योंकि प्री सीजन नहीं किया, फ्री एजेंट थे एंड 35 की एज है, तो थोड़ा सा इंजरी का भी कंसर्न रहेगा। बट अगर वो फिट रहते हैं डेफिनेटली आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ रियली एक्साइटिंग साइनिंग फॉर मोहम्मदन एससी, बिकॉज अब आप देखिए कि लास्ट सीजन तक वो पीएसजी और इस तरह की टीमों के सामने आप देखिए कि मार्सेली इस तरह की टीमों के सामने वो खेल रहे थे। सो क्वालिटी तो है, बाकी देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस वो मोहम्मदन एससी के लिए अपकमिंग मैचेस में देते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन सेंटर बैक की, यानी कि अनवर अली के बारे में। तो फाइनली भाई यहाँ पे फिर से जो स्टोरी हमने लास्ट मंथ देखी थी उसका ही रिपीटेशन अब स्टार्ट हो चुका है। एंड पीएससी ने फाइनली एनओसी दे दिया है अनवर अली को, यानी कि वो अब ईस्ट बंगाल के लिए साइन हो चुका है एंड ईस्ट बंगाल के लिए खेलने के लिए एलिजिबल है। एंट्री ऑर्डर अगेन पीएससी ने दिया है 10 दिन बाद, यानी कि 30 सितंबर को वो यहाँ पे सभी पार्टीज को सुनने के बाद फिर फाइनल ऑर्डर के बारे में
यहाँ पे वो यहाँ पे रिलीज़ करेंगे एंड अनवर अली तब तक वो खेल सकता है। एंड आई थिंक जो अपना डेब्यू है वो नेक्स्ट मैच संडे को ईस्ट बंगाल का केरला ब्लास्टर के सामने है, तो वहाँ पे ही हमें करते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लालचुंग नुंगना को भी रेड कार्ड मिला है तो वो अवेलेबल नहीं है। सो आपको एक इंडियन सेंटर बैक चाहिए, तो आई थिंक कार्लेस कुदरात एंड ईस्ट बंगाल के लिए इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद दी अनवर अली। लेट्स सी अनवर अली अपने डेब्यू में ईस्ट बंगाल के लिए कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बट ये केस अभी समाप्त नहीं हुआ है। 30th को जो यहाँ पे डिसीजन आएगा, यहाँ पे फिर से उनके ऊपर बैन आ सकता है, तो फिर यहाँ पे जो आगे है प्रोसीडिंग चलेगी, तो एक लंबा केस चलने वाला है। बट एट द मोमेंट मैं देख के सरप्राइज हूँ कि अब कोई यहाँ पे पीएससी को जैसे इंटरिम ऑर्डर दिया, तो जो ईस्ट बंगाल के वो फैंस थे या फिर जो अनवर अली के या फिर जो वो थे रंजित बजाज और वो सब, तो वो अब पीएससी को कोई ब्लेम नहीं कर रहे। जब वो ऑर्डर दिया उन्होंने पनिशमेंट का, तब ब्लेम कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपका वो क्या बोलते हैं कि दोहरापन दिखता है कि भाई आपके फेवर में डिसीजन आए तो सब कुछ सही है, आपके अगेंस्ट में आए तो भाई पीएससी गलत है। सो वो नहीं होना चाहिए भाई। उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू दी रूल ही डिसीजन दिया है और नेक्स्ट डिसीजन भी ऐसे ही देंगे। आप उसको चैलेंज कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये बोलना कि भाई पीएससी ये वो है, आई थिंक वो चीज़ गलत है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अनवर अली केस ये लंबा खींचेगा एंड आई थिंक प्लेयर का करियर इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाला है। बाकी आप बता दीजिए आपका क्या ओपिनियन है। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो फाइनली आईएसएल ने अनाउंसमेंट कर दिया है, अपना जो इस सीजन का स्पॉन्सर है या फिर पार्टनर है वो है नंदिनी, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्टोरी हमने रिवील यहाँ पे आपको बताई थी। तो नंदिनी यहाँ पे जुड़ चुके हैं पार्टनरशिप में। टाइटल स्पॉन्सर वो नहीं है, बट डेफिनेटली आपने जो मैचेस के दौरान यहाँ पे साइड लाइन पे होर्डिंग से वहाँ पे उनको देखा होगा। एंड आउटसाइड स्टेडियम भी यहाँ पे उनके जो स्टॉल है, क्योंकि उनकी मिल्क प्रोडक्ट है तो वो सारी चीज़ें चॉकलेट और सब वो यहाँ पे उन्होंने बेचना चालू कर दिया है। सो इट्स अ गुड टू सी कि कोई एटलीस्ट स्पॉन्सर तो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ती है आईएसएल में। लेट मी नो गाइस व्हाट्स योर थॉट, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। जय हिंद, जय भारत।